माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो यूजफुल होने वाला है सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो लेक्चर 9 है, जिसका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, और इसके साथ हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, जहां हम डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, राइट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, जब भी आप किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं या किसी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं, तो आपने क्या कहा, उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कीजिए किसी भी टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और सॉल्वेंट की स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर। तो जितना मैक्सिमम अमाउंट में वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएगा, कितना मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, वो उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, solubility of a substance is the maximum amount of solute present in the specific amount of solvent at a particular temperature। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर कितना सॉल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यही उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे जो आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। तो हम क्या बोल देंगे, द प्रोसेस ऑफ adding of solute in a solvent and dissolving of solute in the solvent is called as dissolution। यानी हमारे द्वारा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना और फिर सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना, इस पूरे प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं, राइट। अब जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड्स के अंदर, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स के अंदर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। सबसे पहला फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो वो कौन सा नेचर रखता है, और सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो कौन सा नेचर रखता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा कंसेप्ट है वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्यूट भी दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट। सॉल्वेंट भी दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के कंसेप्ट की बेसिस पे हम ये कहेंगे कि जो सेम नेचर वाले हैं वो डिसॉल्व अच्छे से होंगे, जो ऑपोजिट नेचर वाले हैं वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक कंसेप्ट, polar solutes like NaCl are more soluble in polar solvents like water। यानी जो polar solutes हैं, जो polar nature रखने वाले solutes हैं, जैसे कि NaCl है, इनकी solubility polar nature वाले solvents जैसे कि water के अंदर ज़्यादा होगी। while non-polar solutes like naphthalene are more soluble in non-polar solvents like benzene। यानी जो non-polar nature वाले solutes हैं, जैसे कि naphthalene होता है, इसकी solubility नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन है उसमें ज़्यादा होगी। यानी सिंपल सी बात है, पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखते हैं। किसकी बेसिस पे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक की बेसिस पे। अगर आपने सेम नेचर वाला सब्सटेंस को सेम नेचर वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया तो सॉल्युबिलिटी कम आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट means polar solutes have very less solubility in the non-polar solvents, और vice versa means कि non-polar solutes की solubility भी बहुत कम होगी polar solvents के अंदर। यानी अगर solute और solvent का nature same रखा है तो solubility ज़्यादा आएगी, nature opposite रखा है, different रखा है, तो solubility कम आएगी, राइट। ये हुआ पहला फैक्टर, जो nature of solute और nature of solvent की बेसिस पे कैसे solubility of solid in liquid affected होती है वो हमने समझा। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को अफेक्ट करता है। तो देखिए, सेकेंड जो फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का अफेक्ट देखने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना और सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना, ये ओवरऑल डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है,
यानी इसमें या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या हीट रिलीज हो रही है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या इसमें हीट एब्जॉर्ब और रिलीव दोनों ही नहीं हो रहा है। तो अगर इस प्रोसेस में यानी डिसोल्यूशन के प्रोसेस में नेचर कैसा है उस प्रोसेस का, उसकी बेसिस पे ही हम बता पाएंगे उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा लगेगा सॉलिबिलिटी पे। तो सबसे पहले देखिए, पहला कंसेप्ट, पहली बात, पहला केस क्या है? व्हेन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, दैट मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, देन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहला केस हम क्या ले रहे हैं? जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो नेचर में, यानी कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, उस दौरान हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। और क्या कह सकते हैं? या तो हीट एब्जॉर्ब्ड हो, डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक कहा गया हो, या ऐसा कह दे कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है। इन सभी का मतलब ये है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ही ज़्यादा वो सॉल्यूट, वो सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा और उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा S बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो S भी कम रहेगा। सो विद द राइज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हो गया जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी कम होगी। अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी बढ़ रही है सॉलिड की लिक्विड के अंदर। ये कब होगा? कंडीशन ध्यान रखना, जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, या ऐसा कह दिया जाए डिसोल्यूशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही हो, या ऐसा कह दिया जाए कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो। इन सभी केसेस में सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, अब आगे देखिए सेकेंड जो केस हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो या हीट रिलीज हो रही हो या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, उस समय जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम होगा। ये कब हो रहा है? जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, ध्यान से देखिए। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स हीट इज रिलीज, जिसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और क्या कह सकते हैं? एंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। तब हम क्या कहेंगे? देन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि ये हुआ टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सो विद द राइज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ओके, अगर हमें सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना हो तो इस तरह से आएगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये कंडीशन हुई सेकंड, जहां हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या हीट रिलीज हो रही है या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, तो सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो कॉमन सेंस है, अगर कोई रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें ना हीट रिलीज हो रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर उस डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होगी वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक स्पेशल नोट की बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। देयर इज नो सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज द सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। यानी कि जो आप सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर देख रहे हो उसमें टेम्परेचर का अफेक्ट होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट का अफेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्रेशर का अफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर? क्योंकि सॉलिड बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, राइट? इस वजह से ऐसा होगा।
अब हम आगे बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की। तो जब हम सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें पहले एक सिंपल बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जैसे अलग अलग गैसेस हैं वो अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स में, अलग अलग टाइप के लिक्विड्स में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में डिज़ोल्व होंगे और उनकी सॉलिबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। यानी डिफरेंट गैसेस डिज़ोल्व इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स इन डिफरेंट एक्सटेंट, यानी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिजोल्व होंगी और उनकी सॉलिबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डिजोल्व इन लार्जर क्वांटिटी एज इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में बहुत ही कम एक्सटेंट में डिजोल्व होती है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बहुत ही लार्जर क्वांटिटी में डिजोल्व होती है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाईली सोल्यूबल है। तो सीधी सी बात है, अलग अलग गैसेस की सॉलिबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर या एक ही सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग होती है, राइट। अब जो फैक्टर्स जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स को अफेक्ट करते हैं अब हम उनकी बात करते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहला है टेम्परेचर। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स पे? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज होती जाएगी। तो क्या कह देंगे? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स विल डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड्स के अंदर डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आपने कहा कि डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन के दौरान हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। व्हेन डिसॉल्व्ड देन गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज। जब आपने डिसॉल्व कर दिया अब वो गैस मॉलिक्यूल कौन से फेज में प्रेजेंट है? लिक्विड फेज में। एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। सीधी सी बात है, जब गैस मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में है और हम डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कंडेंसेशन के सिमिलर मान रहे हैं तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। सिंस डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हेंस अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है और जब कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाएगा, यानी सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज होगी। टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए सॉलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक और बात इसमें एक साथ में और कह सकते हैं, फर्दर विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज सो देयर एस्केपिंग टेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दे कम आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड द सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज। क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी बढ़ती है और वो सोल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, और जब वो सोल्यूशन से बाहर आ जाते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी या गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज होती है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट फैक्टर है अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम समझेंगे हेनरी लॉ की हेल्प से। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरी लॉ। हेनरी पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट के बीच में, जिसको हम हेनरी लॉ कहते हैं, राइट। क्या कहा गया उस लॉ में? उस लॉ में कहा गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, देखना स्टूडेंट्स ये बात ध्यान से अच्छे से समझना, आप प्रेशर का अफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर आपने वेरी कर दिया तो फिर प्रेशर भी चेंज होगा, उसका अफेक्ट आप देख नहीं पाएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब आपको प्रेशर का अफेक्ट समझ में आएगा सॉलिबिलिटी पे क्या हुआ है। तो हेनरी ने ये कहा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है उस समय आप गैस की सॉलिबिलिटी जो लिक्विड के अंदर है उसे देख रहे हो,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस के। जैसे जैसे प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ेगी। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ठीक है। अब जो डाल्टन था उसने बिल्कुल अलग से एक बात बताई। क्या कहा उसने? डाल्टन, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ Henry, also concluded independently that solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of gas. डाल्टन ने क्या बताया? बिल्कुल सेपरेटली बात कही उसने, इंडिपेंडेंटली बात कही। उसने कहा कि जो गैस की सॉलिबिलिटी होती है किसी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का फंक्शन होती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। कौन डिपेंड करती है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे, राइट। ऐसा किसने कहा? डाल्टन ने कहा, राइट। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं गैस का सॉल्यूशन के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी को मेजर करने के लिए, तो हम क्या कह देंगे? सो इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी, देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप मोल फ्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो गैस का जो सॉल्यूशन के अंदर है, जो उसकी सॉलिबिलिटी को बताए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो गैस का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, राइट। तो हम जो हेनरी लॉ का मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म जो स्टेटमेंट जो यूज करते हैं वो क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यानी कुल मिला के जब आपको हेनरी लॉ लिखना हो या हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? हेनरी लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो वेपर फेज में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, या पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, या मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो क्या बोल देंगे हम? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इज इक्वल टू KHX, जहां पे X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर हम P और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो P क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर, X क्या है? मोल फ्रैक्शन, और स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन आपको ऐसा प्लॉट ऑब्टेंड होगा जिससे साफ समझ में आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जहां पे KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, और हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। सो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम रखना है और अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसी गैस का नेचर होगा वैसा ही उसका KH वैल्यू होगा। दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। KH किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या कहना चाह रहे हैं KH के बारे में? हायर द KH वैल्यू एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि KH वैल्यू का सॉलिबिलिटी से क्या रिलेशन है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो हम क्या कहेंगे? गिवन प्रेशर पर KH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी ही कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हायर द KH वैल्यू किसी गिवन प्रेशर पे, लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, राइट। अब इसको जरा समझें कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। KH वैल्यू फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH वैल्यू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए बढ़ती है, इंडिकेटिंग दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो इसका मतलब क्या होगा? सॉलिबिलिटी दोनों की बढ़ेगी, राइट। तो सीधी सी बात, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर्स। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पे कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अगर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH वैल्यू बढ़ेगी, KH वैल्यू बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। हाँ, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे आपने कोल्ड वाटर रखा, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? KH वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी, तो सॉलिबिलिटी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। वार्म वाटर में रखा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, KH वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी कम आएगी। तो जब ये गैसेस, नाइट्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस की बात करें, कोल्ड वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, हॉट वाटर में सॉलिबिलिटी कम है। सॉलिबिलिटी कम है तो एक्वेटिक स्पीसीज कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा है? कोल्ड वाटर में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोल्ड वाटर में एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबली रह सकते हैं वार्म वाटर के कंपैरिजन में। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि कोल्ड वाटर के अंदर
टेम्परेचर कम होगा, KH वैल्यू कम होगी, सॉल्युबिलिटी हाई आएगी। वार्म वाटर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, KH ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम आएगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस के लिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है KH का सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन है और KH का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, जिससे आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकें। और ऐसे एक्वेटिक स्पीसीज़ के लिए अगर पूछा जाए कि वार्म वाटर या हॉट वाटर जो भी है उसका कोल्ड वाटर से क्या रिलेशन है, तो वो आप आराम से समझा सकें। अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की। देखिए स्टूडेंट्स, हेनरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया और इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, जिसको अपन एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशंस जो हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर कि CO2 गैस को सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो हाई सॉल्युबिलिटी पे रखा जाता है या सोडा वाटर के अंदर जो CO2 इतना भरा जाता है वो हम हाई प्रेशर पे रखते हैं। और आपने यही अभी समझा कि जितना प्रेशर ज़्यादा रखोगे उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर देखते हो, सोडा वाटर के अंदर देखते हो, बॉटल्स के अंदर कि जैसे ही आप उसका लिड ओपन करते हो तो बहुत सारी गैस निकलती है। वो गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में उस छोटी सी स्पेस के अंदर कैसे आ सकती है? हाई प्रेशर पे जब आप रखते हो तो हम क्या कहेंगे? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बॉटल को कैसे सील करते हैं? हाई प्रेशर पे सील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर पे सील करेंगे तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सेकंड जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सेकंड जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं वो है स्क्यूबा डाइवर्स के केस में क्या होता है ज़रा देखिए। स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। स्क्यूबा डाइवर्स जो समुद्र के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं हाई प्रेशर पे, जहां उनको ब्रीदिंग एयर के साथ कुछ डिजॉल्व गैसेस का भी हाई कंसंट्रेशन साथ में रखना होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब जब वो सरफेस पे आएंगे, व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जैसे जैसे वो डाइवर्स सरफेस पे आते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होने लगेगा। प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं? इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड। जैसे जैसे वो डाइवर्स अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेज ज़्यादा डिजॉल्व हो रही हैं। लेकिन जब वापस सरफेस पे आते हैं डाइवर्स तो प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। इस वजह से हम क्या कहेंगे? जब प्रेशर डिक्रीज होने लगता है सॉल्युबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा? दिस रिलीजेस द डिजॉल्व गैसेज एंड लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। अब जब आप क्या कह रहे हो, जब वो सरफेस पे है तो प्रेशर डिक्रीज होने लगा, जिससे गैसेज रिलीज होने लग जाएंगी, डिजॉल्व गैसेज बाहर निकले लगेंगी और उस वजह से नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे ब्लड के अंदर। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। ऐसा जब नाइट्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे तो कैपिलरीज ब्लॉक होने लगेंगी और वहाँ पे बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं और उनकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। तो ये बैंड्स ना बने, इस बैंड्स का फॉर्मेशन ना हो और जो भी गैसेज आपने लिया उसका टॉक्सिक इफेक्ट्स ना हो, या हाई कंसनट्रेशन जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की हो रही है उसका टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? स्क्यूबा डाइवर्स जो है उनके साथ एयर के साथ हम क्या करते हैं? हीलियम ले लेते हैं, हीलियम को डाइल्यूट करते हैं। हीलियम कितना होता है? 11.7%। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही है, नाइट्रोजन 56% लेते हैं, ऑक्सीजन 32% लेते हैं, हीलियम भी इसके साथ ले लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन मतलब आपको एग्जाम में इतना पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि स्क्यूबा डाइवर्स जो हैं वो बैंड्स का फॉर्मेशन ना हो और हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स के में एयर के साथ हीलियम भी फिल किया जाता है। जो रेशियो क्या है? 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन, राइट। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि बैंड्स का फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए एयर के साथ स्क्यूबा डाइवर्स कौन सी गैस मिलाते हैं? द आंसर इज हीलियम। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हेनरी लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, उसके एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बैंड्स का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि उससे कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी, बहुत ही पेनफुल होगा और लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होगा। और ये किस वजह से होता है? नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं एयर के अंदर, उस वजह से होता है। सॉल्यूशन क्या है? एयर के साथ हीलियम को मिक्स कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। अब आगे चलते हैं, थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं।
थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। देखो सीधी सी बात है, जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो पार्शियल प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। दिस लेड टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स। यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन में अगर पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो भी लो हो जाएंगी, और जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी, किन में कम होगी, स्पेशली जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या जो क्लाइंबर्स हैं जो किसी पर्पस की वजह से वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स पे गए हैं। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहने वाले लोगों में या जो क्लाइंबर्स वहाँ गए हैं उनमें लो पार्शियल प्रेशर होने की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी लो हो जाती है। अब जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो गई, उससे क्या होगा, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। यानी जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, इस वजह से क्लाइंबर्स वीक होने लगेंगे और वो अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, और इस कंडीशन के ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये जिस कंडीशन की वजह से उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक लाइन में लिखना हो तो आप क्या कहेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द ब्लड द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिकम्स लो, लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड एज एनॉक्सिया, ड्यू टू विच द थिंकिंग कैपेसिटी बिकम्स वीक एंड दे ऑल्सो बिकम्स वीक। क्लाइंबर्स जो है वो वीक हो जाते हैं, राइट। और इस कंडीशन का नाम आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, विच इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया किस वजह से है, लो ब्लड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। क्यों है ये, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो गया। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में, जहाँ पे हमने उनके फैक्टर्स को देखा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर हमने टेम्परेचर को देखा, एक्सोथर्मिक के लिए अलग होता है, एंडोथर्मिक के लिए अलग होता है, ये भी देखा। फिर हमने बात की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, जहाँ पे हमने सबसे पहले बात की टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है। फिर हमने बात की प्रेशर का अफेक्ट क्या है, जहाँ पे हमने हेनरी लॉ को समझा, उसके मैथमेटिकल फॉर्म, थ्योरेटिकल फॉर्म को समझा। फिर हमने हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की बात की। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री के सारे वीडियो सिस्टमेटिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।